India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालत में सुने गए केसों पर अपडेट देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जो ट्रिब्यूनल सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि इन प्रावधानों ने न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर किया और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन किया। कोर्ट ने कहा कि 2021 एक्ट ने पहले से रद्द किए गए प्रावधानों को फिर से लागू किया, जो विधायी ओवरराइट की श्रेणी में आता है और कोर्ट के अधिकार को कमजोर करता है। कोर्ट ने कहा कि एक्ट ने पहले के फैसलों में पहचानी गई खामियों को दूर नहीं किया और इसके बजाय उन्हीं प्रावधानों को नए लेबल के तहत फिर से लागू किया। कोर्ट ने सरकार की आलोचना की और कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के बार बार दिए गए फैसलों का पालन नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने ट्रिब्यूनल्स के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्वीकार करने का जो तरीका अपनाया है वह निंदनीय है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक नए कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक ट्रिब्यूनल सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, सेवा शर्तें एवं अन्य पहलुओं के संबंध में कोर्ट के पहले के फैसले में दिए गए सिद्धांत और निर्देश लागू रहेंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल्स के सदस्यों की सेवा शर्तें पुराने एक्ट और पुराने नियमों के अनुसार होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 महीने के भीतर राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग गठित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस आयोग का गठन ट्रिब्यूनल्स की नियुक्ति, प्रशासन और कामकाज में स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका और सरकार दोनों को ही न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका को नीति निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि विधायी विकल्प संविधान के अनुरूप हो। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जजों के पदों पर पदोन्नत जजों के लिए किसी स्पेशल कोटा की संभावना को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के आसमान प्रतिनिधित्व का कोई राष्ट्रव्यापी पैटर्न नहीं है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के बीच नाराजगी की भावना उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के भीतर किसी भी कृत्रिम वर्गीकरण को उचित नहीं ठहरा सकती। विभिन्न स्रोतों यानी कि नियमित पदोन्नति, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा और सीधी भर्ती से एक सामान्य संवर्ग में प्रवेश और वार्षिक रोस्टर के अनुसार वरिष्ठता प्रदान करने पर पदधारी उस स्रोत का जन्म चिन्ह खो देते हैं जहां से उनकी भर्ती हुई है। कोर्ट ने कहा कि HJS के भीतर चयन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल में नियुक्ति संवर्ग के भीतर योग्यता सह वरिष्ठता पर आधारित है और यह न्यायपालिका के निचले स्तरों पर सेवा की अवधि या प्रदर्शन पर निर्भर नहीं हो सकती। नियमित पदोन्नति और सीमित विभागीय न्यायाधीशों के HJS में पदोन्नत होने के बाद सिविल जजों के रूप में सेवा अपना महत्व खो देती है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ, जजों की पीठ ने कहा, सिविल जजों के रूप में सेवा की अवधि और प्रदर्शन जिला जजों के सामान्य संवर्ग में पदाधिकारियों को वर्गीकृत करने के लिए कोई स्पष्ट अंतर नहीं रखते हैं। कोर्ट ने कहा कि सेवारत न्यायिक अधिकारियों के पास जिला जजों के रूप में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर हैं। खासकर रेजा निश मामले में हाल ही में दिए गए फैसले के बाद
जिसने उन्हें जिला जजों के रूप में सीधी भर्ती के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दी। साथ ही सेवा अवधि में कमी की शर्त के साथ सिविल जजों वरिष्ठ श्रेणी के रूप में त्वरित पदोन्नति की सुविधा प्रदान की। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत आकांक्षाएं किसी भी सेवा का एक सामान्य पहलू हैं और वे सीनियरिटी नियमों का मार्गदर्शन नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जजों की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि वार्षिक रोस्टर के माध्यम से वरिष्ठता तय की जाएगी, जिसमें 2 नियमित पदोन्नति, 1 सीमित विभागीय पदोन्नति और 1 सीधी भर्ती शामिल होगी। यदि भर्ती प्रक्रिया एवं वर्ष के भीतर पूरी नहीं होती तो विलंब से नियुक्त अधिकारी को उस वर्ष के रोस्टर के अनुसार वरिष्ठता दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि उच्च न्यायिक सेवाओं की परस्पर वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाले नियमों में इन दिशा निर्देशों को शामिल करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में अंग प्रत्यारोपण ढांचे को मजबूत करने और राज्यों के बीच विसंगतियों को दूर करने के लिए एक श्रृंखला में निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि 1994 के एक्ट के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं, खासकर 2011 के संशोधनों के संबंध में। कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर ने अभी तक संशोधित नियमों को अपनाया नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश ने 2011 के संशोधनों को लागू नहीं किया है। कोर्ट ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे इस मुद्दे के महत्व पर विचार करें और एक्ट और नियमों को अपनाएं। कोर्ट ने निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी राज्यों में समान आवंटन मानदंड स्थापित करना, दाता कल्याण के लिए दिशा निर्देश विकसित करना, अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों की स्थापना करना, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में बदलाव करना ताकि यह पता चल सके कि मृत्यु मस्तिष्क की मृत्यु के कारण हुई है और क्या अंग दान करने का विकल्प दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। कोर्ट ने सभी राज्यों से इस दिशा निर्देशों का पालन करने और आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से अनुरोध किया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्कूलों में नवंबर-दिसंबर में निर्धारित खेल और खेल प्रतियोगिताओं को यहां पर वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद कराए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करें। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच का यह निर्देश मामले में एमिकस पराजिता सिंह के द्वारा उठाए जाने के बाद दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण का स्टार गंभीर बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में कुछ स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक और हितकारी भी नहीं है। वहीं एएसजी ने कहा कि दीर्घकालिक नीति 2018 से अस्तित्व में है और ग्रैब प्रणाली न्यायालय के पूर्व निर्देशों के आधार पर 2015 से लागू है और वे इस बात से सहमत हैं कि सीपीसीबी में सभी स्तरों पर बहुत सारे पद रिक्त हैं और कर्मचारियों की कमी है। साथ ही ये भी बताया कि CAQM ने एक हलफनामे में प्रदूषण को और बिगड़ने से रोकने के लिए कुछ अतिरिक्त उपायों के साथ साथ ग्रेड 2 के स्तर पर ही ग्रेड 3 के कुछ उपायों को लागू करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता के कारण स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा कि नवंबर-दिसंबर में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना वायु प्रदूषण के कारण खतरनाक हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों को वायु प्रदूषण के कारण खतरे में डालना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नियमित निगरानी आवश्यक है। कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश दिए हैं,
जिसमें CAQM को स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने का आदेश है। दिल्ली वायु गुणवत्ता मामले की हर महीने सुनवाई करने का आदेश। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को आवश्यक कदम उठाने का आदेश। कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने सभी संबंधित एजेंसियों से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक़े हसन पर विचार करने के लिए एक बड़ी बेंच को मामला भेजने का संकेत दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा अभ्यास है जो महिलाओं की गरिमा को प्रभावित करता है और समाज में बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि क्या इस तरह की प्रथा को एक सभ्य समाज में अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें घोर भेदभावपूर्ण प्रथाएं हैं तो कोर्ट को हस्तक्षेप करना होगा। बेनजीर हीना ने एक PIL दायर की है जिसमें तलाक़े हसन की प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसे बिना बताए दूसरी शादी कर ली है और उसे तलाक़े हसन का नोटिस भेजा है। कोर्ट ने सवाल किया कि जब तलाक की प्रक्रिया धार्मिक है तो इसमें सीधे संवाद की जगह वकील के माध्यम से नोटिस क्यों भेजा गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की प्रथा को 2025 में कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जब इतनी सारी महिलाएं चुपचाप अन्याय सहती हैं तो ऐसे मामले में कोर्ट को कदम उठाना होगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए हसन के वकील को निर्देश दिया है कि वे अपने मुवक्किल को कोर्ट में पेश करें और तलाक की प्रक्रिया को निर्धारित तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में एक बड़ी बेंच को भेजने पर विचार कर सकती हैं और सभी पक्षों से विस्तृत नोट मांगे हैं। केस के अहम बिंदु हैं जिसमें पहला है तलाक़े हसन पर सवाल। कोर्ट ने तलाक़े हसन की प्रथा पर सवाल उठाया है और इसे महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताया है। महिलाओं के अधिकार। कोर्ट ने कहा कि इस प्रथा से महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है और उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलता। बड़ी बेंच को भेजने का संकेत। कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को भेजने का संकेत दिया है ताकि इस पर विस्तार से विचार किया जा सके। तलाक की प्रक्रिया। कोर्ट ने कहा कि तलाक की प्रक्रिया को निर्धारित तरीके से पूरा किया जाना चाहिए और इसमें सीधे संवाद की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए न्याय। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। समाज में प्रभाव। कोर्ट ने कहा कि इस प्रथा का समाज में व्यापक प्रभाव पड़ता है और इसे बदलने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ जांच को लेकर SEBI की अनिश्चितता पर कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि SEBI के अधिकारी अपने अधिकारों का उपयोग करने में असमर्थ हैं और उनके पास शक्ति नहीं होने की बात कहकर तनख्वाह ले रहे हैं। कोर्ट ने CBI के ढीले रवैये और कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा लगभग 100 उल्लंघनों के कथित कंपाउंडिंग पर भी सवाल उठाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब सार्वजनिक धन का मामला हो तो एजेंसियों को कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। कोर्ट ने CBI से एक नया हलफनामा मांगा है और दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि EOW का एक वरिष्ठ अधिकारी रिकॉर्ड सहित पेश हो। मामले में आरोप है कि इंडिया बुल्स और उसकी कंपनियों के प्रमोटर्स द्वारा फंड राउंड ट्रिपलिंग का कंपनी के अधिनियम के उल्लंघन जैसे गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। कोर्ट ने कहा कि SEBI के अधिकारी अपने अधिकारों का उपयोग करने में असमर्थ हैं। CBI का ढीला रवैया समझ से परे है। कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय की भूमिका संदिग्ध है। अब CBI को नया हलफनामा दाखिल करना होगा। EOW अधिकारी को रिकॉर्ड सहित पेश होना चाहिए। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई में जांच की प्रगति की समीक्षा करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिलाओं से अपील की है कि वे अपनी संपत्ति के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वसीयत बनाएं। कोर्ट ने कहा कि इससे उनकी संपत्ति के वितरण में पारदर्शिता आएगी और भविष्य में होने वाले विवादों से बचाव होगा। कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 15(1) उपधारा बी के तहत एक महिला की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में नियम बनाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि एक हिंदू महिला बिना वसीयत छोड़े मृत्यु हो जाती है और उसके पति का उत्तराधिकारी उसकी संपत्ति के हकदार होते हैं, तो ऐसे मामलों में पार्टियों को पहले मध्यस्थता में जाना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब एक हिंदू महिला बिना वसीयत छोड़े मृत्यु हो जाती है और उनके माता पिता या उनके उत्तराधिकारी उसकी संपत्ति के दावेदार होते हैं, तो पार्टियों को पहले मध्यस्थता में जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता में हुए समझौते को कोर्ट के आदेश के रूप में माना जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें पहला है वसीयत बनाने की अपील। कोर्ट ने हिंदू महिलाओं से वसीयत बनाने की अपील की है। मध्यस्थता का निर्देश। कोर्ट ने मध्यस्थता में जाने का निर्देश दिया है। विवादों से बचाव। कोर्ट ने कहा कि वसीयत बनाने से विवादों से बचाव होगा। महिलाओं के अधिकार। कोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वसीयत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कोर्ट ने हिंदू महिलाओं से वसीयत बनाने की अपील की है और मध्यस्थता में जाने का निर्देश दिया है। इससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगी और विवादों से बचाव होगा। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.